स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। तो चलिए हम जानते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो हमारे डॉक्टर एडगर एफ जो रिलेशनल डेटा मॉडल को इन्वेंट किए थे, उन्होंने ही नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। जो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए जानते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का यूज हम डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए करते हैं। अब यह रिडंडेंसी क्या है, तो डेटा रिडंडेंसी हमारा डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है। डुप्लीकेसी कहने का मतलब रिपीटेशन ऑफ ए डेटा है। जब डेटा हमारा एक ही टेबल में बार बार आए, वही हमारा रिडंडेंसी है। तो देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये डेटा रिडंडेंसी को खत्म कर देता है, लेकिन कम जरूर करता है। कैसे? तो जैसे हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, जैसे 100 कॉलम्स के एक टेबल है, हंड्रेड्स कॉलम के एक टेबल है। तो ये सपोज करिए हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये कितना टफ हो जाएगा उस डेटाबेस को मेंटेन करना, उस टेबल को मेंटेन करना। तो हम इसके लिए उसको स्मॉल टेबल्स में ब्रेक करते हैं, उन सारे कॉलम्स को, और सबके बीच में रिलेशनशिप जनरेट करते हैं। अब रिलेशनशिप जनरेट करने के टाइम में हमें ये ध्यान पे रखना होता है, जो हम जब एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करते हैं तो आउटपुट दे, सेम आउटपुट दे, कुछ चेंजेस ना हो। तो डीबीएमएस नॉर्मलाइजेशन इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिकम्पोज अ टेबल। डीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन का यही काम है, जो वो टेबल को सिस्टमैटिक अप्रोच में ब्रेक डाउन करे। कहने का वही मतलब है। देखिए जैसे कि टेबल है हमारे पास, हम चाहे तो उसे कैसे भी स्प्लिट कर दें और कैसे भी ज्वाइन कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमें किसी भी टेबल को इस हिसाब से स्प्लिट करना है और ज्वाइन करना है, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी उसका यूज करे तो वो सेम व्यू, सेम रिजल्ट जनरेट करे, उसमें चेंजेस ना हो। हमें इसलिए नॉर्मलाइजेशन का काम पड़ता है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जो डेटा को रखता है टेबलर फॉर्म में, रिमूव करता है डुप्लीकेट डेटा को, एंड सेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल को मल्टी स्टेप प्रोसेस में डिवाइड करता है, डुप्लीकेसी रिमूव करता है और रिलेशनशिप को जनरेट करता है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं थी तो डीबीएमएस के साथ क्या प्रॉब्लम आता था। डीबीएमएस के साथ जो प्रॉब्लम आता था वो डेटा रिडंडेंसी की ही थी। जैसे कि ये टेबल है हमारा, इस टेबल में आप देख रहे हैं जो नेम है, सब्जेक्ट है, अभी ये सब हटा लीजिए, ये जैसे कि नेम है, सब्जेक्ट है, और मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज क्या है, ये एक स्टूडेंट का टेबल है। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं जो हमारा जो नेम है, ये राज, ये राज, और फिर ये विवेक, ये विवेक, ये सब क्या है, ये सब डुप्लीकेसी है। ये दो बार, एक बार से ज्यादा ही हो रहे आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेसी। अब इस डुप्लीकेसी के कारण, जैसे कि हम इसको नॉट नल, सब्जेक्ट को भी नॉट नल दे रहे हैं, हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है, वो ऐसा एरर जैसा हम डेटाबेस में डेटा डालना चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है। हमें इंसर्शन टाइम में, डिलीशन टाइम में, अपडेशन टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हो गया एनोमलीज। एनोमलीज मीन्स प्रॉब्लम्स हो गए हमारे पास। अब इंसर्शन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं नेम, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, सब कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, एक नया कोई यहाँ पे आ गया, एक कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, उसको हम इंसर्ट कर दिए। अब उसे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका आईडी 5 हो गया, कुछ भी नेम हो गया एन, समझ लीजिए नॉट नल है, नेम तो देना ही है, सब्जेक्ट भी कुछ एन हो गया। अब मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो बताया ही नहीं है ना जो मोबाइल नंबर उसे देना जरूरी है, हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से क्या हो गया, हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तब हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल में बहुत सारे नल वैल्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे मेमोरी भी लॉस हो रहा है और हमें ज्यादा स्पेस भी जा रहा है और हमारा टाइम भी जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन एनोमली। अब डिलीशन एनोमली में देखिए, एनोमली में देखिए क्या होता है। जैसे कि ये जया है, अब जया मैथ्स, सिर्फ मैथ्स पढ़ती है एक स्कूल में, लेकिन
हमारे पास ये मैथ्स का कोर्स जो था वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो हमने बोला डेटाबेस डिजाइनर को या डेटाबेस को जो अपडेट कर रहा है, जो मैथ्स को हटा दो डेटा से। तो जब हम मैथ्स को हटाने लग गए तो हमारे जया का पूरा डिटेल हट गया, जो कि अभी भी हमारे स्कूल में पढ़ रही है, उसका डिटेल हमारे पास होना चाहिए। लेकिन हम जब भी मैथ को डिलीट करने लग गए, सारे सारे डिलीट हो गए जया के टेबल। इसका क्या हो सकता है? एक उपाय ये हो सकता है, जो हम या तो उसका डिटेल रख लें सारा, तो बाद में हमें काम आएगा, या हम उसका बैकअप रखें, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो ये हमारे डिलीशन टाइप का प्रॉब्लम्स हो गए। अब ये हो गया अपडेट एलिमनी। अपडेट में क्या हो गया, जैसे कि ये राज है, राज तो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, राज मैथ भी पढ़ रहा है, लेकिन राज आया, बोला जो मेरा जो ये फोन नंबर है वो तो चेंज हो गया, इसे अपडेट कर दे। तो हम यहाँ पे आके उसका फोन नंबर अपडेट कर दिए, जो भी हो गया 786 कुछ भी हो गया। अब हम यहाँ पे अपडेट किए, तो अब हमारे पास इसका ये नंबर भी हो गया और हमारे पास इसका ये नंबर भी हो गया। तो अब हमारे पास राज के 2 नंबर हो गए। अब जब हम राज से कांटेक्ट करने जाएंगे तो हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे। तो 2 नंबर क्या करेगा, हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब हम इस पे कॉल करें या उस पे कॉल करें, तो हम दोनों पे वन बाई वन कॉल करेंगे। इसका एक उपाय हो सकता था, जो हम दोनों में जाके एक एक करके सारे मोबाइल नंबर को इसको अपडेट करें, तब ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम होता क्यों है? क्योंकि डेटा हमारा रिडंडेंसी है। जब हमें डुप्लीकेट डेटा मिल रहे हैं तब तो हम या तो हर जगह डुप्लीकेसी में जाके चेंजेस करें, या तो हम ये प्रॉब्लम्स फेस करें। ये हो सकता है। इसी को रिमूव करने के लिए हमारा नॉर्मलाइजेशन आया, डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी के कारण आप देख लिए कितनी एनोमलीज आए, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन हर एक समय आया एनोमलीज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स के। डीबीएमएस में कितने नॉर्मल फॉर्म होते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं 1NF से, जिसे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। अब 1NF क्या है? 1NF में क्या होता है, all attribute must contain atomic value। अब एटॉमिक मतलब होता है एक ही वैल्यू। एक वैल्यू मतलब मल्टी वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू पढ़े हैं हम, एक हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट पढ़े हैं, तो ये सिंगल वैल्यू ही एट्रीब्यूट हुआ, ये एटॉमिक है। एकदम याद रखिएगा, जो 1NF में हर एट्रीब्यूट में एक एटॉमिक वैल्यूज होता है। अब देखिए, नो रिपीटेशन ग्रुप और एरे इन ए कॉलम। ऑल कॉलम जो है इन ए टेबल शुड हैव अ यूनिक नेम। जितने कॉलम्स हैं सबके यूनिक नेम होने चाहिए। देखिए, एंड द ऑर्डर इन विच डेटा इज स्टोर्ड शुड नॉट मैटर। इसका मतलब आप कभी भी कहीं भी कोई भी डेटा रख सकते हैं। ऑर्डर का मतलब नहीं है, मतलब एम्प्लॉय ID 1 के बाद हम 3 भी रख सकते थे और 3 से पहले हम 4 भी रख सकते थे। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर और स्किल है। क्या ये 1NF में है? देखिए, अब खुद गौर से देखिए। तो यहाँ देखिए एटॉमिक वैल्यू चेक किए। अब देखिए एम्प्लॉय स्किल, ये सोहन के पास 2 स्किल है, रोहन के पास 3 स्किल है, और ये रिया के पास भी 3 स्किल है। तो ये क्या एटॉमिक वैल्यू हुआ? एटॉमिक वैल्यू मतलब इनविजिबल वैल्यू, एक ही वैल्यू नहीं हुआ। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल फर्स्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? इसे फर्स्ट फॉर्म में लाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से इस टेबल को हम स्प्लिट कर देंगे। देखिए, एक टेबल बना एम्प्लॉय, एक टेबल बना दिए हम एम्प्लॉय स्किल। अब एम्प्लॉय में क्या हो गया, एक एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय का नेम आया सोहन, रोहन, रिया, और उसका मोबाइल नंबर आ गया। देखिए क्या ये एटॉमिक वैल्यू है? बिल्कुल है। तो ये फर्स्ट एनएफ हो गया। अब दूसरा देखिए एम्प्लॉय स्किल। आईडी हम ऐसा नहीं किए हैं, जो आईडी हमारा यहाँ प्राइमरी की है तो रिपीट हो रहा है, उस हिसाब से एम्प्लॉय का स्किल। अब देख रहे थे, अब पिछले में एक सोहन जिसका एम्प्लॉय ID 1 है, उसे एम्प्लॉय पाइथन और जावा है। तो देखिए एक पाइथन हो गया, एक जावा हो गया। अब देखिए रोहन को HTML CSS जावास्क्रिप्ट 2 ID से है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बाकी जो था रिया के ये 3 हो गया। तो ये हो गया, हम स्प्लिट किए टेबल को। अब मल्टीपल रो फॉर मल्टीपल स्किल भी कर सकते, मतलब हम बहुत सारे रोज को ऐड कर सकते हैं। ये 3 तरीके से हम बना दिए, मल्टीपल रो का यूज करके
हम स्किल का ही प्रॉब्लम था, उसमें हम मल्टीपल रोज कर दिए। देखिए अब एम्प्लॉय नेम सोहन, सोहन का पाइथन हो गया, फिर ये सोहन हो गया, फिर सोहन का जावास्क्रिप्ट, फिर रोहन का देखिए ये देखिए सब के सब एटॉमिक वैल्यू दे रहा है हमें, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है, ये सब में एटॉमिक वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एनफ। अब हम जानते हैं सेकेंड एनफ। सेकेंड एनफ क्या है? सेकेंड एनफ में होने से पहले किसी भी टेबल को फर्स्ट एनफ में होना चाहिए, और फर्स्ट एनफ हमारा क्या करता है? एटॉमिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है सिर्फ, ठीक है। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में एक बात और आ गई, इट शुड नॉट हैव अ पार्शियल डिपेंडेंसी। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, तो देखिए अब हम जानते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में। तो पार्शियल डिपेंडेंसी अकर्स इन अ टेबल व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंड ओनली अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की एंड नॉट द होल की। तो जानते हैं अब आप तो आपको पता होगा जो कैंडिडेट की क्या होता है। मैंने जब की का वीडियो बनाया तो आपको बताए थे ना, जो कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ ए की, मिनिमम नंबर ऑफ ए रोज जिससे हम यूनिक वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो की और हमने पढ़ा था, एक प्राइम एट्रीब्यूट, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जिसका नाम ये भी था, एक की एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ? जो कैंडिडेट की है वही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अब यही ये बात बोल रहा है प्राइम एट्रीब्यूट, आप यहाँ इस डायग्राम से समझ लीजिए। जो प्राइम एट्रीब्यूट जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, अभी मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि मैं घर में हूँ, मेरे पास घर में कुछ सामान है और मैं अपना ही सामान यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या हुआ? वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं हुआ, मेरे पास है, मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन मुझे किसी भी सामान को लेने बाहर जाना पड़ रहा है, शॉपकीपर से परचेज करना पड़ रहा है, तो मैं शॉपकीपर पे डिपेंड हो गई। मेरे पास नहीं है, मैं शॉपकीपर देगा फिर ही मैं उसका यूज करूंगी, तो वो हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। घर घर की चीज को समझ लीजिए कैंडिडेट की है, और जब हम बाहर किसी पे जाने पे गए और हम किसी पे डिपेंड हो गए, अब घर में हम डिपेंड नहीं है, डिपेंडेंट है, मेरे पास सब कुछ है, मैं हर सब कुछ यूज कर सकती हूँ। मैं बाहर गई, मैं किसी पे डिपेंड हो गई, तुम्हें मैं पैसा दे रही हूँ, तुम मुझे सामान दो, तो समझ लीजिए वो कैंडिडेट की नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको ये चीजें समझा देती हूँ। जैसे कि ये एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स आईडी है, समझ लीजिए स्टूडेंट टेबल ही है। कैंडिडेट की प्रोवाइड है हमारा रोल नंबर और कोर्स आईडी, हमारा रोल नंबर और कोर्स आईडी हमारा कैंडिडेट ही है, और हमारे पास फंक्शनल की भी प्रोवाइड किया गया है जो रोल नंबर डिपेंड है नेम पे। अब हम जानते हैं जो ये क्या है, ये क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं। तो अब हम देखिए रोल नंबर हमारा क्या हो गया? रोल नंबर हमारा हो गया कैंडिडेट की प्रोवाइड किया हुआ है, आप ऊपर में देख लीजिए, कैंडिडेट की रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी रोल नंबर है। रोल नंबर हमारा कैंडिडेट की, नेम, नेम क्या हमारा कैंडिडेट की है? आप देखिए क्या यहाँ पे नेम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स हमारा नेम जो है सो कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की हमारा हमेशा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो प्रोवाइड रहता है, और हम कैंडिडेट की कुछ भी ले सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ? जो कैंडिडेट की का पार्ट है प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, जो कि पार्शियल, ये जो कि डिपेंड करता है नेम पे, नेम हमारा कैंडिडेट की नहीं है, तो ये हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड है तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। आई होप आपको अब पार्शियल डिपेंडेंसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा रिलेशन R1, ABCDEF, मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, C F पे डिपेंड है, E A पे डिपेंड है, E C D पे डिपेंड है, A B पे डिपेंड है, और C के यहाँ पे क्या है? कैंडिडेट की ADFCE। क्या ये सेकेंड एनएफ में है? क्वेश्चन आएगा क्या है?
तो अब हम जानते हैं, मैं क्या बोली थी, घर, एक घर के अंदर जो है सो आप सपोज कर लीजिए वो हमारा कैंडिडेट की है, तो ये हम घर बना लिए। अब हमारा कैंडिडेट की क्या है, ए है, डी है, एफ है, सी है, ई है। अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोवाइड है, सी एफ पे डिपेंड है, सी एफ पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ हमारा प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, ये ए वेरीफाई हो गया। ई ए पे डिपेंड है, ई हमारा गया ए पे डिपेंड है, ये भी घर घर में रह गया। ई सी हमारा डी पे डिपेंड है। ई सी हमारा डी पे डिपेंड है। अब आ गया ए बी। ए, अब तो बी है ही नहीं ना, बी कहाँ है कैंडिडेट की में, नहीं है, बी हमारा बाहर का आदमी हो गया, ये बाहर के आदमी पे डिपेंड हो गया, मतलब जो हमारा घर का आदमी था वो हो गया हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, ये सब हमारे हो गए प्राइम एट्रीब्यूट, ये हमारा बाहर का इंसान हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो हम जब घर के आदमी बाहर पे डिपेंड हो गए तब ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी का केस हो गया ना, जब हमारे रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी आ गया तो हमारा रिलेशन सेकेंड डायनम कैसे हो गया, नहीं हुआ। तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे मैं वैसे पहले लिख दी थी बट आप लोग बना के देखिएगा, ये सेकेंड डायनम में नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं ऐसे ही घर घर खेल के। पहले देखिए, आप लोग ये याद रखिएगा जो रिलेशन फंक्शन डिपेंडेंसी और कैंडिडेट की हमारे एग्जाम में रहेंगे, हम थोड़ी बना सकते हैं, ये तो दिया जाता है, बस हमें बताना है फर्स्ट डायनम सेकेंड डायनम कैसे हुआ नहीं हुआ। तो ठीक है, अब ये हो गया कैंडिडेट की को एक बॉक्स में ले लीजिए, एल एम एन ओ ओ और ये पी। अब देखिए एम एन जो है सो पी पे डिपेंड है, एम एन किस पे है, पी पे डिपेंड है, सही हो गया, घर घर के आदमी हो गए हम लोग। पी एल पे डिपेंड है, पी एल पे डिपेंड है, बहुत अच्छे। ओ एन पे डिपेंड है, ओ एन पे डिपेंड है, एन है हमारा कैंडिडेट की, तो ये हमारा सेकेंड एन में हो गया। ठीक है, आई होप आपको पार्शियल डिपेंडेंसी भी समझ में आ गई होगी और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे जो कैसे बनते हैं। अब आते हैं हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब ये तो सिंपल है ना, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब हमारा कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब हमारा कोई भी रिलेशनशिप हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा चीज ये है जो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में समझेंगे। जब हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता हो उसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, जब हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेंगे। और जब हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो तो हम उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। अब अब आप समझ गए ना, यहाँ पे तो नहीं क्लियर करने का जरूरत है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। अभी मैं बताई हूँ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो कैंडिडेट की का मेंबर्स ना हो उसे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, रिलेशन है एक के एल एम एन ओ पी क्यू। अब ये फिर से एक हम रेक्टेंगल बना लिए, आप जो से मन हो बना लो। वो है हमारा के एम ओ एन ओ एन, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंसी देखिए क्या है, के एम पे डिपेंड कर रहा है, गुड। एम एन ओ पे डिपेंड कर रहा है, एन के पे डिपेंड कर रहा है, और पी एल पे नहीं, पी है नहीं एल है, तो पी और एल हमारा बाहर का आदमी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई, बाहर बाहर के लोग हैं ये लोग, तो ये हमारा थ्री एन एफ में नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट फिर से बना रहे हैं कैंडिडेट की का डब्बा। ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया डी। ए बी पे, सी ए पे, डी बी पे,
और ई एफ पे, ना ही ई है ये ए है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो ई और एफ, ये ई और एफ भी हो गए हैं बाहर बाहर के, तो ये भी हो गया हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये भी बाहर बाहर के लोग हो गए हैं, तो ये भी हमारा थर्ड एनएफ में नहीं है। तो आई होप आपको फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एनएफ में एटॉमिक वैल्यूज होने चाहिए, सेकेंड एनएफ में एटॉमिक वैल्यूज तो होने ही चाहिए लेकिन उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और थर्ड एनएफ में हमारा सेकेंड एनएफ में होना चाहिए और उस पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम बीसीएनएफ। बीसीएनएफ को हम ये 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम 3NF तक आते हैं ना, 3NF जो भी पढ़ा है, वहां तक आते आते ही हमारा डेटा जितने रिलेशन होते हैं उसकी रिडंडेंसी बहुत कम हो जाती है, उसके बाद अक्सर हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको हम हायर वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ये जो मैंने 3.5 कहा इसे याद रखिएगा। अब टेबल जो है बीसीएनएफ में, टेबल इज इन बीसीएनएफ इच डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट की। अब बीसीएनएफ में तभी होगा जब हमारा रिलेशन 3NF में होगा। बीसीएनएफ में हमारा तभी होगा जब हमारा 3NF में होगा, मतलब इसमें एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तभी ये होगा। A table is in BCNF for every function depend on A depend on B is a super key। सुपर की तो आप लोग को पता है ना, सुपर की में क्या होता है, सुपर की जितने कैंडिडेट की होते हैं वो सुपर की होते हैं, जितने प्राइमरी की होते हैं वो कैंडिडेट की होते हैं, जितने कैंडिडेट की होते हैं वो सुपर की होते हैं, लेकिन जितने सुपर की होते हैं वो कैंडिडेट की नहीं होते हैं, और जितने कैंडिडेट की होते हैं वो सारे हमारे प्राइमरी की नहीं होते हैं। चलिए मैंने की का ही रिविजन करवा दिया। This means that if any attribute of a table is functionally depend on any other attribute, the later must be a super key। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इच फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इच फंक्शन डिपेंडेंसी सुपर की और कैंडिडेट की। ये बात मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कैसे। हमारे पास रिलेशन है कैंडिडेट की, एफ ई डी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब ये सी एफ ए डी। अब यहाँ क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड जो है जितना फंक्शनल डिपेंडेंसी का वो सुपर की और कैंडिडेट की होना चाहिए। अब हम यहाँ से भी ये रिलेशन निकाल सकते हैं जो ये बीसीएनएफ में है कि नहीं। सी देखिए सी है कैंडिडेट की, एफ है कैंडिडेट की, ए है कैंडिडेट की, डी है कैंडिडेट की। इससे ये पता चलता है जो ये बीसीएनएफ में है। लेकिन एक कहने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ये समझिए ये क्या चीजें हैं। क्या ये डी ई ए एफ जो राइट हैंड साइड में ये कुछ और भी हो, कैंडिडेट की ना हो, तो ये बीसीएनएफ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज करिए ये कैंडिडेट की ना हो, तो या तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी का केस हो जाएगा या तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस हो जाएगा। और अगर ये दोनों केस हुआ तो ना तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी का केस हुआ तब तो वो सेकेंड एनएफ में ही नहीं हुआ, और जब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस हुआ तब तो वो थर्ड एनएफ में नहीं हुआ। तो जब वो सेकेंड या थर्ड एनएफ में ही नहीं हुआ तो वो बीसीएनएफ तक कहाँ पहुंचेगा? तो बीसीएनएफ में नहीं हुआ। तो आप बस ये दिमाग पे रख लीजिए, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है बीसीएनएफ में सारे कैंडिडेट की होने चाहिए या सुपर की होने चाहिए, तब ये बीसीएनएफ। ये बहुत ही सिंपल है, बस ये सोच लीजिए फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे सारे कैंडिडेट की इक्वल्स टू फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्वल्स टू बीसीएनएफ। ऐसे सोचिएगा, कभी नहीं गड़बड़ होगा। एग्जाम में जैसे पूछेगा आप टिक 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 लगा दोगे। चलिए हो गया हमारा कितना सारा 1NF 2NF 3NF BCNF। अब हमारा दो बचा है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इस दोनों से ना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आपके BCNF तक ही आएंगे, लेकिन ठीक है जब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन तो हमें 4NF और 5NF पे भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए 4NF को हम 4NF तब कहेंगे जब वो BCNF में होगा और उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो अब हम जानेंगे जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है। देखिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकर व्हेन वन एट्रीब्यूट इन अ टेबल इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन मल्टीपल वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट व्हिल कीपिंग द अदर एट्रीब्यूट कांस्टेंट। अब इसे हम समझते हैं। स्टूडेंट आईडी, लैंग्वेज, हॉबी। ठीक है, अब लैंग्वेज और हॉबी, देखिए स्टूडेंट आईडी पे ये जो है लैंग्वेज डिपेंड है,
इस स्टूडेंट आईडी का ये हॉबी है, ये स्टूडेंट आईडी का ये हॉबी है, ये स्टूडेंट आईडी का ये हॉबी है। लेकिन लैंग्वेज और हॉबी क्या एक दूसरे से डिपेंड है? नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्टूडेंट आईडी पे हॉबी तो डिपेंड है, इस स्टूडेंट आईडी का ये हॉबी है, इस स्टूडेंट आईडी का ये हॉबी है। इट मीन्स लैंग्वेज और हॉबी दोनों जो है हमारे स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है। वही हो गया हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एक वैल्यू पे दो चीजें हमारी डिपेंड कर रही है। इसे हम कैसे डिकम्पोज करेंगे? पहले तो हम स्प्लिट कर देंगे टेबल को सेपरेट रिलेशनशिप में। एक स्टूडेंट लैंग्वेज का बना देंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी और लैंग्वेज होगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का आईडी और लैंग्वेज होगा। और दूसरा हम टेबल बना देंगे स्टूडेंट के हॉबी का, जिसमें भी स्टूडेंट आईडी हो गया और ये हॉबी हो गया। तब अलग अलग टेबल के अपने अपने आईडी हो गए, दोनों के बीच में अपने रिलेशंस होंगे, तो जो आईडी से हम सारा टेबल को कॉल कर लेंगे, उसमें नहीं टेंशन है। अब देखिए कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं, इस टेबल में जो लैंग्वेज होगा वो आईडी पे डिपेंड, वो अलग टेबल है। इसमें जो हॉबी होगा वो आईडी पे डिपेंड, वो भी अलग टेबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को हम प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। और ये यूजिंग फिफ्थ यू कैन फिक्स ज्वाइन डिपेंडेंसी और रिड्यूसिंग ज्वाइन डिपेंडेंसी एंड रिड्यूस डेटा डिपेंडेंसी। जब हम स्प्लिट करते हैं टेबल को, तो फिर हम उसको किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, तब हमें ना उस टेबल का यूज होता है। एक टेबल बहुत बड़ा है, उसको हम 10 टेबल में डिवाइड कर दिए, तो उस 10 टेबल को तो मुझे किसी ना किसी की से ज्वाइन तो करना होगा, तब ना रिलेशंस तो रखने होंगे, तब एक दूसरे के काम आएंगे सभी। तो उस फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम यही करते हैं, ज्वाइन डिपेंडेंसी का यूज करते हैं और वही डेटा रिडंडेंसी को हम रिड्यूस करते हैं। आप हमेशा देखिएगा रिड्यूस करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, खत्म होता ही नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग अपडेट एनोमलीज इन डीबीएमएस डिजाइन। अपडेट एनोमलीज में ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए यही थे हमारे सारे नॉर्मलाइजेशन के टाइप। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, टेबल को हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे टेबल में, फिर उसको लिंक करते हैं और डेटा की रिडंडेंसी को हम रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट एनएफ में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, सेकेंड एनएफ में हमारा फर्स्ट एनएफ में तो होना चाहिए, और हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी हम समझ लिए जो क्या होता है, जब हमारा प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, उसे ही हम रिड्यूस करते हैं सेकेंड एनएफ में। थर्ड एनएफ में हमारा सेकेंड एनएफ में तो होना चाहिए रिलेशन, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ क्या हो गई, जब हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, तो उसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, और इसे ही हम थर्ड एनएफ में रिड्यूस करते हैं। और उसके बाद हो गया हमारा बीसीएनएफ। बीसीएनएफ में होने से पहले हमारा पहला रिलेशन जो है सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और बीसीएनएफ में यही होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो रिलेशन फंक्शन डिपेंडेंसी होता है, वो हमारा या तो कैंडिडेट की हो या तो सुपर की हो, बट मैं आपको ये बता दी हूँ जो वो लेफ्ट हो या राइट हो, सारा कैंडिडेट की ही होना चाहिए, नहीं तो हमारा पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस आ जाएगा। यही था हमारा। और 4 एनएफ भी बोल ही देती हूँ, 4 एनएफ में भी हमारा थर्ड बीसीएनएफ तक होना चाहिए और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ एनएफ जो है हमारा, उसमें ज्वाइन डिपेंडेंसी का काम होता है, ताकि हमारा डेटा रिडंडेंसी कम हो। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और अगर आपको डेटा एनोमलीज पे अच्छे से एक पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसे बना दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।